वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2010 में आई मूवी ग्रीन जोन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक वॉर ड्रामा मूवी है और इसके लीड रोल में है मैट डेमन। मूवी की शुरुआत में हमें 2003 इराक का सीन दिखाया जाता है, जहां इराकी कैपिटल बगदाद पे लगातार हमले हो रहे थे, जिससे पूरा सिटी तबाह हो जाता है। वैसे इस सिटी में जनरल रावी भी रहते हैं, जो अब इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। जाने से पहले वो अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से जाकर हमारे सेफ हाउस में छुप जाओ और मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। इसके बाद हमें 4 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूएस आर्मी की एक यूनिट अपने मिशन पे जा रही थी। तो यूनिट का चीफ रॉय मिलर अपनी टीम को ब्रीफिंग देता है कि हमें सॉलिड इंटेल मिली है कि पास की एक लैब में बायोकेमिकल वेपन को स्टडी किया जा रहा है और हमारा मिशन इस बायोकेमिकल वेपन को ढूंढकर सिक्योर करने का है, क्योंकि अगर ये वेपन गलत हाथों में पड़ा तो तबाही मच सकती है। जल्द ही ये लोग अपनी गाड़ियों से साइट तक पहुंच जाते हैं, तो वो देखते हैं कि साइट पे तो केओस मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोकल सिविलियंस साइट में से सामान लूटकर भाग रहे हैं। तो रॉय साइट पे मौजूद यूनिट से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम लोगों ने अभी तक पैरामीटर को सिक्योर क्यों नहीं किया है, और तो और ये लूटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्हें भगाया क्यों नहीं जा रहा है। तो ऑफिसर बोलता है कि सर, हमारे पास पैरामीटर को सिक्योर करने लायक सोल्जर्स नहीं है, और तो और बिल्डिंग में एनिमी स्नाइपर्स भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे कई सोल्जर्स को मार दिया है। तो रॉय अपनी टीम के साथ बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाने लगता है। इसके बाद टीम एक स्नाइपर की डायरेक्शन में कवर फायर करने लगती है, जिसका फायदा उठाकर टीम 2 स्नाइपर के काफी क्लोज पहुंच जाती है, जहां से वो स्नाइपर को आसानी से मार देते हैं और फिर ये लोग साइड तक पहुंच जाते हैं। मगर उन्हें पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेने पे भी कोई भी बायो वेपन नहीं मिलता। तो रॉय समझ जाता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, उनकी इंटेल फेक थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉय की टीम ऐसे ही रेड 3 बार मार चुकी है और हर बार वो लोग नाकामयाब रहते हैं। इसके बाद आर्मी अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाती है और फिर हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी मीडिया वाले इकट्ठा हो रखे हैं। ये लोग सून टू बी अपॉइंटेड इराकी मिनिस्टर का वेट कर रहे थे, मगर रिपोर्टर डियाना का सारा ध्यान तो क्लार्क पाउंडस्टोन पे था, क्योंकि वो पेंटागन के लिए काम करता है। डियाना क्लार्क के पास जाकर उसे पूछती है कि कोई न्यू इन्फो है क्या। तो क्लार्क बताता है कि हमारी इंटेलिजेंस फुल जोर शोर से बायोकेमिकल वेपन को ढूंढ रही है, पर हर बार रेड नाकामयाब रहती है। तो डियाना कहती है कि मैं मैगलेन से मिलना चाहती हूँ। तो ये सुनकर क्लार्क सीरियस हो जाता है, क्योंकि असल में मैगलेन नाम का आदमी ही इनका सोर्स है, जो इन्हें बायोकेमिकल वेपन से रिलेटेड इन्फो लीक करता है। और फिर क्लार्क डियाना को इग्नोर करके मिनिस्टर से मिलने चला जाता है, जहाँ से ये लोग ग्रीन जोन के लिए जाने लगते हैं। इनके केस में ग्रीन जोन प्रीवियस रूलर का पैलेस है, मगर अब वो पैलेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहीं रॉय की टीम भी अपने बेस लौट आती है, जहां रॉय अपने बॉस से मिलने चला जाता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है, 3rd टाइम भी रेड में हमें कुछ भी नहीं मिला। प्रोबेबली हमारा इंटेल प्रोवाइडर हमें बेवकूफ बना रहा है, जो इंटेंशनली हमें फेक इंटेल दे रहा है। तो कर्नल कहता है कि हम हायरअप्स के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते, अगर उनकी नजर में इंटेल सही है तो सही है। हम लोग सोल्जर्स हैं जिनका काम बस ऑर्डर फॉलो करने का है, न कि सवाल करने का। इसके बाद एक ग्रुप मीटिंग होती है, जिसमें एक आर्मी कैप्टन बायोकेमिकल वेपन और उसके पॉसिबल लोकेशन से रिलेटेड ब्रीफिंग देने लगता है। मगर अभी भी रॉय को सब बातें हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो इंटेल में कुछ गड़बड़ है। तो वो मुद्दे को मीटिंग में उठाने की कोशिश करता है, मगर उसे फोर्सफुली चुप करा दिया जाता है, ये कहते हुए कि हमारा इंटेल सोर्स काफी रिलायबल है, साथ ही उसकी प्रोवाइडेड इंटेल भी तुम ही लोग टाइम पे रेड नहीं कर पाते, जिससे वेपन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद रॉय अपनी टीम के साथ न्यू साइट पे रेड के लिए जाने लगता है। तो उससे मिलने मार्टिन आता है, जो कि CIA ऑफिसर है। मार्टिन रॉय से कहता है कि तुम जिस साइट पे रेड मारने जा रहे हो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UN फोर्सेस ने उस जगह पे पहले ही रेड मार ली है, उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और रही बात बायोकेमिकल वेपन के इंटेल की, तुम प्रोबेबली सही हो, क्योंकि इंटेल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्मी को बार बार फेक इंटेल दी जा रही है। साथ ही जब हम साइट वाली लोकेशन पे जाते हैं तो हमें कोई भी इराकी सोल्जर वहाँ पे नहीं मिलता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई बायोकेमिकल वेपन है भी तो इराकी आर्मी उसे गार्ड क्यों नहीं कर रही है, और वो लोग इस वेपन को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। मार्टिन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि हमारी आर्मी कमांड में कुछ तो गड़बड़ है। जाने से पहले मार्टिन रे को अपना नंबर दे देता है, ताकि उसे कुछ इन्फो मिलने पे वो मार्टिन को कांटेक्ट कर सके। इसके बाद जल्द ही रॉय की टीम अपने अगले टारगेट मंसूर साइट की तरफ जाने लगती है, जहां रास्ते में रॉय देखता है कि लोकल्स ने रास्ते को रोक रखा है। तो उसे पता चलता है कि सिटी में फ्रेश वाटर की कमी पड़ने लगी है, जिससे पब्लिक काफी भड़की हुई है और वो लोग किसी भी वक्त सोल्जर्स पे हमला कर सकते हैं। तो रॉय जल्दी से अपनी टीम को यहाँ से निकाल ले जाता है। इसके बाद हमें फॉर्मर रूलर का पैलेस दिखाया जाता है, जिसपे अब US आर्मी का कब्जा है
और तो और उन्होंने इस पैलेस को ग्रीन जोन बना लिया है। वैसे पैलेस के अंदर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जहां एजेंट क्लार्क अपने हायर अप से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इराक में डेमोक्रेसी लानी होगी, जिसके लिए हमें मिनिस्टर जुबैदी की जरूरत है। तो एजेंट मार्टिन टॉन्ट करते हुए कहता है कि जुबैदी ने पिछले 30 साल से इराक में कदम भी नहीं रखा है और अब हम उसे इराक का मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। वेल, इराकी जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है, उन्हें अच्छे से पता है कि जुबैदी हमारा पपेट है जिसे हम सत्ता में लाना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, इराकी लोग जुबैदी को रूल में आने नहीं देंगे। और फिर मार्टिन कंटिन्यू करता है कि हमें इस कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए इराकी आर्मी की जरूरत है, हमें उनके साथ काम करना चाहिए, वरना अगले 6 महीनों में यहाँ पे सिविल वॉर चालू हो जाएगा। पर क्लार्क मार्टिन की बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस कंट्री के साथ क्या होने वाला है। इसके बाद हमें जनरल रावी का रेसिडेंस दिखाया जाता है, जहां आर्मी के काफी सारे ऑफिशियल्स इकट्ठा हुए हैं जो कि इराक का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो एक ऑफिशियल सबसे बोलता है कि हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि हमारे रूलर देश छोड़ के भाग चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिकन ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हमारा देश हमारा ही नहीं रहेगा। तो उसकी बात सुनकर जनरल रावी कहता है कि ठंड रखो, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं आया है। मगर इन लोगों को पता नहीं था कि उनकी इस सीक्रेट मीटिंग को एक सिविलियन ने देख लिया है, जो जल्दी से यूएस आर्मी के पास चला जाता है। मगर वो देखता है कि यूएस आर्मी तो जमीन में गड्ढा खोद रही है, तो वो आर्मी के चीफ रॉय से मिलने की डिमांड करता है, मगर उसे फोर्सफुली कैप्चर कर लिया जाता है। जल्दी रॉय यहाँ आके फ्रेडी से पूछताछ करने लगता है। तो फ्रेडी टॉन्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, शहर के बीचों बीच कोई बायो वेपन छुपा हुआ है? सर, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ कोई वेपन होता तो अब तक सिटी के सिविलियंस ने उसे इवैक्यूएट कर लिया होता। और फिर फ्रेडी रॉय को जनरल रावी की मीटिंग के बारे में बताने लगता है, मगर फ्रेडी की बात पे रॉय को जरा भी भरोसा नहीं होता। मगर फिर भी रॉय फ्रेडी की इन्फो को ध्यान में रखते हुए जनरल रावी की लोकेशन पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो रॉय का सेकंड इन कमांड उसे रिमाइंड करता है कि सर, हमें रूल बुक के हिसाब से चलना चाहिए, यानी जब तक हमें ऑर्डर्स न मिले हमें कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहिए। पर रॉय के इंसिस्ट करने पे वो मान जाता है। इसके बाद रॉय अपनी टीम से कहता है कि हमें इस रेड के दौरान सिविल कार का यूज करना होगा, क्योंकि इराकी आर्मी हमारी हमवीज को दूर से पहचान लेंगे। तो रॉय की टीम कुछ कार चुरा के फ्रेडी के साथ चल देते हैं। मगर जब रॉय की टीम वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ से जाने वाले हैं। तो रॉय की टीम जल्दी से इन पे हमला कर देती है, जहां टीम कुछ लोगों को कैप्चर करने में कामयाब हो जाती है। वहीं जनरल को अटैक का पता चल जाता है, तो वो घर के बैक डोर से निकल जाता है, मगर उसे भागते हुए रॉय देख लेता है, जो जनरल को पहचान लेता है। इसके बाद रॉय पकड़े गए सोल्जर्स को इंटरोगेट करने लगता है, साथ ही फ्रेडी सोल्जर्स की बातों को ट्रांसलेट करने लगता है, जिससे रॉय को पता चलता है कि यह आदमी जनरल रावी का पर्सनल गार्ड है, जिसे रावी के सभी बेस और हाइडआउट्स का पता है। तो रॉय गार्ड को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है, जहां गार्ड रॉय को बताता है कि बायोकेमिकल वेपन के बारे में सिर्फ और सिर्फ जनरल रावी को ही पता है। मगर गार्ड कुछ बता पाता उससे पहले ही यहाँ पे यूएस स्पेशल फोर्सेस का हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें से सोल्जर्स उतर के सभी कैदियों को अपने अंडर कर लेते हैं। तो ये देखकर रॉय काफी कंफ्यूज्ड है कि उसने इस रेड के बारे में हायर अप्स को रिपोर्ट किया ही नहीं था, तो ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, और तो और उन्हें कैदियों के बारे में इन्फो लीक किसने की है। मगर जब वो लोग कैदियों को ले जा रहे होते हैं, तब कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि रॉय के पास मेरी बुक है। तो स्पेशल फोर्सेस वाले कैदी की बुक को लेने के लिए रॉय की टीम को फोर्सफुली सर्च करने लगते हैं, जिससे रॉय की टीम भड़क जाती है। पर स्पेशल फोर्सेस वाले उन्हें पीटना चालू कर देते हैं, जिसके बीच मौका पाके रॉय फ्रेडी के हाथों में बुक को छुपा देता है। तो जब स्पेशल फोर्सेस को बुक नहीं मिलती तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। पर रॉय की टीम काफी गुस्सा है कि उनके ही देश की स्पेशल फोर्सेस ने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी बुक लेके भागने की कोशिश करता है, तो रॉय की टीम उसे ढूंढकर पकड़ लेती है। तो फ्रेडी क्लियर करता है कि मैं तुम्हारे बजाय स्पेशल फोर्सेस से बच के भाग रहा हूँ। इसके बाद रॉय सीआईए एजेंट मार्टिन को कॉल करके बताता है कि मुझे जनरल रावी और बायो वेपन से रिलेटेड इन्फो मिली है। तो मार्टिन रॉय से कहता है कि मैं इस वक्त रिपब्लिकन पैलेस में हूँ, जो कि ग्रीन जोन में है। तो रॉय मार्टिन से मिलने चला जाता है। वहीं रिपोर्टर डियाना क्लार्क से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे इंफॉर्मेशन सोर्स मैगलिन से मिलना है, मुझे बायो वेपन से रिलेटेड इन्फो चाहिए। पर क्लार्क उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। तो ये सुनकर डियाना भड़क जाती है और कहती है कि तुमने मेरे जरिए न्यूज छपवाई थी कि इराक बायोलॉजिकल वेपन स्टडी कर रहा है, जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लेवल का है। इसी न्यूज की वजह से सभी देश चिंता में पड़ गए थे और यहाँ पे यूएस आर्मी ने इन्वेजन चालू कर दिया ताकि बायो वेपन को सिक्योर किया जा सके। मगर बायोकेमिकल वेपन से रिलेटेड फेक न्यूज दी जा रही है, हर एक रेड फेक है क्लार्क। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि तुम मेरा यूज कर रहे हो। मुझे सच बताओ क्लार्क, इराक में कोई बायो वेपन है भी या नहीं, या तुम ये सब अपने पर्सनल एजेंडा के लिए कर रहे हो। वहीं रॉय की टीम ग्रीन जोन पहुंच जाती है, जहां रॉय देखता है कि यहाँ पे तो सभी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, जैसे इन्हें पता ही न हो कि ये देश वॉर लड़ रहा है। फिर भी रॉय मार्टिन से मिलके उसे सारी इन्फो दे देता है। साथ ही वो रावी के गार्ड से बरामद बुक मार्टिन को दे देता है। तो ये इन्फो मिलते ही मार्टिन श्योर हो जाता है कि हायर कमांड में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हायर अप्स बायो वेपन के इंटेल को कवर अप कर रहे हैं, साथ ही वो इंटेंशनली फेक इन्फो देकर रेड करवा रहे हैं। तो रॉय मार्टिन से कहता है कि मैं उस कैदी से मिलना चाहता हूँ जिसे स्पेशल फोर्सेस ने हमसे छीना था। वो जरूर जनरल रावी के बारे में जानता है, जो हमें बायोकेमिकल वेपन तक ले जा सकता है। तो मार्टिन रॉय को उस कैदी से मिलवाने के लिए मान जाता है। वैसे इस मीटिंग को रिपोर्टर डियाना देख लेती है, तो वो रॉय को अप्रोच करके उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बायो वेपन की सर्च यूनिट के चीफ हो। रॉय, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई बायो वेपन है ही नहीं। ये सब अफवाह हमारी आर्मी ने ही फैलाई है। कोई तो है जो इन रूमर्स का फायदा उठाकर इस देश में तबाही करवा रहा है। इसके बाद रॉय डियाना के लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ने लगता है, तो उसे पता चलता है कि आर्मी को बायो वेपन से रिलेटेड इन्फो देने वाले आदमी का नाम मैगलेन है, जो आर्मी को वेपन प्रोग्राम साइट की लोकेशन बताता है। वहीं दूसरी तरफ उस कैदी का इंटेरोगेशन चल रहा था, तो वो कैदी बताता है कि मेरी नोटबुक ऑफिसर रॉय मिलर के पास है और उस नोटबुक में जनरल रावी के सभी सेफ हाउस की लोकेशन है। अगर वो नोटबुक मिल जाए तो जनरल भी मिल जाएंगे। तो ये जानकर क्लार्क अलर्ट हो जाता है, तो वो जल्दी से रॉय से मिलने पहुंच जाता है ताकि वो रॉय से उस कैदी वाली नोटबुक ले सके। पर रॉय क्लार्क से साफ साफ कह देता है कि मुझे जो भी सामान उस कैदी से मिला था वो मैंने सीआई एजेंट मार्टिन को दे दिया है। प्रोबेबली वो बुक भी मार्टिन के पास ही होगी। इसके बाद रॉय मार्टिन से मिलने जाता है और कहता है कि क्लार्क मुझसे मिलने आया था, जो कि पेंटागन की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करता है। वो मुझसे उस कैदी वाली नोटबुक को लेना चाहता है, साथ ही वो मुझे रिक्रूट भी करना चाहता है। तो मार्टिन क्लियर करता है कि अब तक जिस इंटेल को फॉलो करते हुए तुम लोग यहाँ पे रेड मार रहे थे, वो सभी इन्फो क्लार्क ने ही तुम्हें भिजवाई थी। तुम समझ सकते हो कि क्लार्क इंटेंशनली तुम्हें फेक इन्फो दे रहा है, मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका पता नहीं। और रही बात नोटबुक में लिखे एड्रेस की, वो हमने पता लगा लिया है कि वो सब रावी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जहाँ पे उसकी आर्मी छुपी हुई है। तो रॉय कहता है कि मुझे उस कैदी से मिलना होगा, वही हमें रावी तक ले जा सकता है। तो मार्टिन रॉय से कहता है कि मैं तुम्हें उस कैदी से मिलवा सकता हूँ, तो जब तुम उस कैदी से मिलो तब उससे कहना कि अगर वो हमें जनरल की लोकेशन बता दे तो मैं उसे और उसकी फैमिली को सेफली इराक से बाहर स्मगल कर सकता हूँ। इसके बाद जब रॉय सीआईए बेस से बाहर जा रहा होता है, तब यहाँ पे क्लार्क अपनी यूनिट को लेकर आ जाता है और फिर वो रॉय से कहता है कि तुमने मेरी अपोजिट साइड को चुना है, जो कि रॉन्ग साइड है, यानी अब तुम्हें अपनी गलतियों की सजा मिलने वाली है। इसके बाद क्लार्क मार्टिन के पास जाकर उसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिखाते हुए कहता है कि मुझे उस कैदी वाली नोटबुक चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारे बेस को ही सर्च क्यों न करना पड़े। वेल, वैसे भी प्रेसिडेंट ने हमें ऐसा करने की अथॉरिटी दे दी है, यानी अब सीआईए हमारे काम में टांग नहीं अड़ा सकती। तो मजबूर होकर मार्टिन को बुक लौटानी पड़ती है। इसके बाद क्लार्क नोटबुक को अपनी यूनिट को दे देता है और कहता है कि इसमें जो भी एड्रेस लिखे हैं वहां जाओ और सभी को मार दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। वहीं दूसरी तरफ रॉय और फ्रेडी हाई सिक्योरिटी प्रिजन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो हमजा नाम के कैदी से मिलने में कामयाब हो जाते हैं। तो हमजा रॉय से कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो ये सुनकर रॉय काफी कंफ्यूज्ड है। तो हमजा कहता है कि जनरल रावी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि अमेरिकन हायर अप्स ने जनरल रावी से करने को कहा था। और फिर यहाँ पे रॉय को पता चलता है कि जनरल रावी अमेरिकन हायर अप से मिल चुका है, और तो और उन लोगों के बीच में जॉर्डन में कोई डील भी हुई थी। वहीं क्लार्क के लोकल एजेंट्स नोटबुक के थ्रू जनरल रावी के बेस जाकर उसके आर्मी कमांडर्स को मारने लगते हैं। इसी समय रॉय रिपोर्टर डियाना से मिलने जाता है, जहां वो डियाना के थ्रू मैगलिन के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि मैगलिन वॉर से पहले यूएस हाई ऑफिशियल्स से मिला था, जहां उसने हाई ऑफिशियल्स को बायो वेपन के बारे में बताया था। और सिर्फ यही रीजन था इराक में वॉर स्टार्ट करने का, क्योंकि यूएस बायोकेमिकल वेपन को सिक्योर करना चाहता है। तो डियाना बताती है कि वॉर से पहले एक यूएस सीनियर ऑफिशियल मुझसे मिलने आया था, जिसने मुझे मैगलेन की रिपोर्ट देते हुए कहा कि उसके पास एक अच्छी स्टोरी है। अगर मैं इस आर्टिकल को छाप दूं तो जनता को रियल ट्रुथ पता चलेगा। तो मैंने उस ऑफिशियल पे भरोसा करके न्यूज आर्टिकल को छाप दिया कि इराक में बायोकेमिकल वेपन पे रिसर्च की जा रही है। तो मेरे आर्टिकल्स बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगे, जिससे पब्लिक के बीच में पैनिक क्रिएट होने लगा, और इस बात का मुद्दा बना के यूएस ने इराक से जंग छेड़ दी ताकि वो बायोकेमिकल वेपन को सिक्योर कर सकें। तो ये जानकर रॉय डियाना से पूछता है
कि तुमने इस न्यूज को छापने से पहले कंफर्म करने की सोची भी नहीं। कांग्रेचुलेशन डियाना, तुमने एक वॉर चालू करवा दिया, वो भी फेक इन्फो की बेस पे। इसके बाद रॉय मार्टिन से मिलने चला जाता है और कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि बायोकेमिकल वेपन का इंफॉर्मेशन का सोर्स मैगलेन है, जो कि और कोई नहीं जनरल रावी ही है, जो जॉर्डन में यूएस हाई ऑफिशियल से मिला था। असल में कोई बायोकेमिकल वेपन है ही नहीं, जरूर एजेंट क्लार्क फेक रूमर्स फैला के अपनी मनमर्जी चला रहा है। जल्द ही मार्टिन सीआईए के सोर्स से पता लगा लेता है कि जनरल रावी जॉर्डन में क्लार्क से मिला था और उसी के बाद ही मैगलेन नाम के इंटेल सोर्स का नाम बाहर आया था। पर तभी एक ऑपरेटर इन्हें इन्फॉर्म करता है कि सर, जनरल रावी के सेफ हाउस पे अटैक करवाया जा रहा है, जिसमें उनके सभी कमांडर और उनकी फैमिलीज को मारा जा रहा है। और स्पेशल पार्ट, ये सब वही एड्रेस हैं जो उस नोटबुक में लिखे हुए थे, यानी क्लार्क ही इन सभी को मरवा रहा है। साथ ही वो सच्चाई को छुपाना चाहता है कि इराक में तो कोई बायोकेमिकल वेपन है ही नहीं, ये सब तो बस वॉर चालू करने का बहाना था। इसके बाद रॉय मार्टिन से जनरल रावी के नेक्स्ट सेफ हाउस का एड्रेस ले लेता है ताकि वो जनरल रावी को असैसिनेशन से बचा सके। जल्द ही रॉय बेस तक पहुंच जाता है तो वो देखता है कि क्लार्क के एजेंट्स रावी के कमांडर से उसकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रॉय इन एजेंट्स को मार के कमांडर को अपने अंडर कर लेता है। साथ ही वो कमांडर से कहता है कि जनरल रावी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। साथ ही रॉय मार्टिन को कॉल करके बताता है कि मैं रावी से मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं उन्हें पकड़ के दुनिया के सामने ला सकूं। सिर्फ वो ही दुनिया को सच बता सकते हैं कि इराक में कोई भी बायोकेमिकल वेपन है ही नहीं। इसके बाद रॉय जनरल से मिलने चला जाता है, पर इसके बारे में स्पेशल फोर्सेस को भी पता चल जाता है, जो एजेंट क्लार्क को रिपोर्ट करते हैं कि रॉय के यूनिट ने हमारे लोकल एसेट्स को मार दिया है। साथ ही अब रॉय जनरल रावी से मिलने जा रहा है। तो ये जानकर क्लार्क काफी घबरा जाता है। तो वो अपनी फोर्सेस से कहता है कि रॉय और रावी की मीटिंग को ट्रैक करो और जब वो लोग तुम्हें मिलें तब उन सभी को मार दो। तुम्हें जनरल और रॉय की पूरी यूनिट को मारने की फुल अथॉरिटी है। तो स्पेशल फोर्सेस जल्दी से रॉय के डायरेक्शन में जाने लगती है। वहीं क्लार्क मीडिया के सामने मेजर अनाउंसमेंट करवा देता है कि अभी अभी यूएस गवर्नमेंट ने इराक की सभी मिलिट्री और आर्मी को डिसॉल्व कर दिया है, यानी अब से इराक के पास कोई भी आर्मी नहीं है और न ही इराक में अब किसी के पास कोई हाई पोजीशन है। और अब से इराक में सभी पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट स्टाफ और सभी हाई ऑफिशियल्स को उनकी ड्यूटीज से रिलीव किया जाता है। और अगर इसके बाद कोई भी अपनी पोजीशन का यूज करेगा तो उसे आउटलॉ करार कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर मार्टिन काफी दुखी है क्योंकि क्लार्क ने इस अनाउंसमेंट के साथ इराक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसके बाद जब रॉय जनरल रावी से मिलने जाता है तब रावी के आदमी रे को किडनैप कर लेते हैं, जहां वो रे को अपने बेस ले जाकर टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद रावी रॉय से मिलने आता है तो रॉय उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप जॉर्डन में क्लार्क नाम के हाई ऑफिशियल से मिले थे, जहां आप लोगों के बीच में बायो वेपन से रिलेटेड बातचीत हुई थी। तो जनरल रावी क्लियर करता है कि इराक में कोई बायोकेमिकल वेपन है ही नहीं और ना ही ऐसा कोई भी प्रोग्राम इराक चला रहा है। ये सब बातें मैंने क्लार्क को भी बताई थी, मगर वो तो काफी चालाक निकला। उसने रूमर्स फैलाए कि इराक बायोकेमिकल वेपन पर रिसर्च कर रहा है और अब बस उस एक आदमी की वजह से मेरा देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। रावी कहता है कि रॉय, तुम्हारी सरकार ने क्लार्क की झूठी स्टोरी को वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि खुद ही तुम्हारी सरकार इस झूठी स्टोरी के थ्रू वॉर लड़ना चाहती है। मगर इतना ही काफी नहीं था, तुम्हारी सरकार ने हमारी आर्मी की सारी पावर छीन ली और अब हमारी आर्मी के पास कोई भी पावर नहीं है। साथ ही हमारे सोल्जर्स को आउटलॉज करार कर दिया गया है। वहीं स्पेशल फोर्सेस को जनरल के बेस के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग बेस को घेरने लगते हैं ताकि वो सभी को मार सकें, इंक्लूडिंग रॉय को भी, क्योंकि रॉय को इस वॉर से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया है। और फिर यूएस फोर्सेस जनरल की आर्मी को मारना चालू कर देते हैं। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर जनरल रावी यहाँ से भागने लगता है, जिसका रॉय पीछा करने लगता है। इसके बाद जल्द ही रॉय रावी तक पहुँच जाता है, जहाँ वो रावी से कहता है कि अगर आप हमारे साथ चलो तो मैं आपको फ्री करवा सकता हूँ। मगर तभी यहाँ पे फ्रेडी आ जाता है जो रावी को मार देता है। वेल, फ्रेडी की नजर में ये वॉर रावी की वजह से ही चालू हुआ है। इसके बाद रॉय अपने लैपटॉप पे बायोकेमिकल वेपन और इस वॉर से रिलेटेड रियल ट्रुथ टाइप करने लगता है, जिन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके क्लार्क और यूएस सरकार ने इराक में अननेसेसरी वॉर लड़ा था। और फिर वो इस रिपोर्ट को एज अ मेल रिपोर्टर डियाना को भेज देता है। तो जब डियाना इस रिपोर्ट को ओपन करती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि रॉय ने इस रिपोर्ट को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को भेज दिया है। तो डियाना ये देखकर स्माइल करने लगती है, क्योंकि अब रियल ट्रुथ बाहर आने वाला है कि कैसे फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके वॉर लड़ा जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।